Hello everyone, welcome to our Ask Geology group, a whole new way to understand our Mother Earth. आज का जो टॉपिक है दैट इज टॉर्नरी डायग्राम, इग्नियस फेज रूल में टॉर्नरी डायग्राम को देखेंगे. तो पहले मैं इवन जो लास्ट क्लास में नहीं थे, फॉर देम आई एम जस्ट रिवाइजिंग कुछ कुछ पार्ट जो इम्पोर्टेंट चीज है, बेसिकली द रूल्स. ओके, सो पहले हमको पता होना चाहिए कि व्हेन वी आर जस्ट कंसिडरिंग द फेज रूल, फेज डायग्राम में बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है. फर्स्ट थिंग फेज रूल में इंपॉर्टेंट होता है तुम्हारा दैट फेज रूल इज एप्लीकेबल. फेज रूल एप्लीकेबल कहाँ पर होगा? ओनली एट द कंडीशन व्हेन योर इक्विलिब्रियम इज मेंटेन्ड. ओके, इक्विलिब्रियम कंडीशन जहां पर होगा, there only we can use the Gibbs phase rule. Okay, that is P plus of F is equal to C plus of 2. Okay, but in this case all the experiments, okay, whatever the phase diagram, those are called pseudo section. क्या बोलते हैं उसको? pseudo section बोलते हैं. वो जो सूडो सेक्शन, दीज आर एक्सपेरिमेंटल ग्राफ्स. तो उस एक्सपेरिमेंट में हमारा क्या होता है कि ये जो टू है, ये टू बेसिकली प्रेशर एंड टेम्परेचर को डिफाइन करता है. एंड ऑल द एक्सपेरिमेंटल्स डायग्राम्स दे आर कंडक्टेड और एट कांस्टेंट प्रेशर. ओके, एट कांस्टेंट प्रेशर. दैट्स वाई जो हमारा फेज रूल होता है, P प्लस ऑफ F इज इक्वल टू C प्लस ऑफ 1 होता है. ठीक है, दैट इज P प्लस ऑफ F इज इक्वल टू C प्लस ऑफ 1 होता है. इसको बोलते हैं डीजेनरेटेड फेज रूल. ओके, इसको बोलते हैं डीजेनरेटेड फेज रूल. नाउ अभी जैसे कि डिपेंडिंग अपॉन योर कंपोनेंट, यूनिनरी 1 कंपोनेंट, बाइनरी 2 कंपोनेंट, टर्नरी 3 कंपोनेंट, क्वाटर्नरी आर आल्सो प्रेजेंट, बट ये तुम्हारा गेट के सिलेबस में है नहीं, एंड इट इज बिट कॉम्प्लिकेटेड. ओके, सो ये हो गया तुम्हारा सिस्टम. ओके, यूनिनरी, बाइनरी, टर्नरी. तो टर्नरी सिस्टम में जैसे कि हमारा रूल बताया गया था, फर्स्ट थिंग कि पहले वट एवर द रिएक्शन, when you are applying the phase rule, it should maintain the equilibrium condition. So equilibrium condition जहां पे maintain हो रहा है, that implies at that particular point or on a point on the curve, वहां पे हमें एक equilibrium reaction लिखना पड़ेगा, isn't it? तो जो equilibrium reaction होगा, that may be at a particular point or that may be on a curve or on a line. ठीक है, तो इफ वी आर कंसिडरिंग वन इक्विलिब्रियम रिएक्शन, रिएक्शन कैसे होता है? एक रिएक्टेंट होता है, एक प्रोडक्ट होता है, दिस इज कॉल्ड योर रिएक्शन. नाउ इन दिस रिएक्शन व्हाट आर द फेजेस टेकिंग पार्ट? ओके, दोज फेजेस टेकिंग पार्ट इन द इक्विलिब्रियम रिएक्शन, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट दोज फेजेस. ठीक है, तो फेज हमें निकालना पड़ेगा दैट व्हिच आर द फेजेस being associated with this particular type of equilibrium reaction. Then after just defining the phases, we will have to just make a reaction. Okay, make a reaction which will be suitable for that point. ठीक है, तो व्हाट आर द पॉसिबल टाइप्स ऑफ रिएक्शंस? हमारे पास पॉसिबल टाइप्स ऑफ रिएक्शंस क्या है? एक है तुम्हारा पेरिटेक्टिक, जैसे कि नाउ योर कंपोजिशन ए एंड बी कंपोजिशन है. विद द हेल्प ऑफ ए एंड बी you will be able to define the existence of this point C. ठीक है, तो यहां पे तुम्हारा रिएक्शन होगा A प्लस ऑफ B इज इक्वल टू C. दिस इज कॉल्ड योर पेरिटेक्टिक टाइप रिएक्शन. ओके, बट इफ आई एम जस्ट टेकिंग A एंड C, I may not be able to just define the existence of point B because it is falling outside of the system. ठीक है, तो this is called your peritectic. वन टाई लाइन फ्लिप रिएक्शन होता है, उसको क्रिस क्रॉस बोलते हैं. नाउ ए बी सी डी, इफ फोर फेजेस आर एसोसिएटेड, ओके, एंड we want to derive one equilibrium condition in this case, then there is only one point, this middle point, in which we will be able to write down A plus of B is equal to C plus of D, isn't it? And this is basically the equilibrium condition, and this equilibrium condition is only maintained at this intersection point. If you take point here, if you are taking point here or somewhere this, then these points
in these points you will not be just write down a plus of b is equal to c plus of d, तुम नहीं लिख सकते बिकॉज इक्विलिब्रियम है ही नहीं वहां पे। अभी यहाँ पे इस पॉइंट में सी एंड डी है बट ए एंड बी तो है नहीं ना। But in this intersection point, both A and B are also present, C and D are also present. If at this particular point these all phases are present, then I can write down this reaction. This is called your tie line flip reaction. And third one is your terminal reaction. Okay, if three phases are present outside and you want to just derive the composition that is falling in between, इसके अंदर में अगर रहेगा देन ये इक्वेशन तुम लिख सकते हो a plus of b plus of c is equal to d, and depending upon crystallization or melting you will have to arrange your equation accordingly. ठीक है, तो ये तुम्हारा पहले तो फर्स्ट जो था कि इक्विलिब्रियम कंडीशन हमको पहले लिखना होगा। इक्विलिब्रियम कंडीशन में एक रिएक्शन हमें लिखना होगा जो हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले हम क्या करते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल देते हैं p प्लस ऑफ f इज इक्वल टू c प्लस ऑफ 2 करके, तो वहां पे जितना फेज रहता है देन उसी फेज को लेके विल हैव टू डिराइव वन इक्विलिब्रियम रिएक्शन। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आता है, एंड दीज आर द थ्री पॉसिबल टाइप्स ऑफ रिएक्शंस दैट कैन हैपन or that can occur in the pseudo section we will be looking into. Okay, देन उसके बाद तुम्हारा बॉल कंपोजिशन। तो इनिशियल बॉल कंपोजिशन जहां पे आता है, दिस इज द पॉइंट नंबर 2, इनिशियल बॉल कंपोजिशन जहां पर आता है एंड वी आर कंसिडरिंग इक्विलिब्रियम क्रिस्टलाइजेशन और इक्विलिब्रियम मेल्टिंग, देन द इनिशियल बॉल कंपोजिशन विल हैव द फाइनल बॉल कंपोजिशन। तो इनिशियल बॉल कंपोजिशन जो तुम्हारा होगा, फाइनल में जो तुम्हारा सॉलिड मिलेगा व्हेन द ऑल द रिएक्शन इज ओवर, देन फाइनल का कंपोजिशन एंड इनिशियल बॉल कंपोजिशन सेम होगा। ठीक है, तो इनिशियल उसके जो एंड मेंबर जो भी रहेंगे देन फाइनल जो सॉलिड बनेगा वहां पर भी एंड मेंबर वही रहेंगे। ये हो गया तुम्हारा बॉल कंपोजिशन। ये बॉल कंपोजिशन इंपॉर्टेंट, हम देखेंगे इसका एप्लीकेशंस। देन उसके बाद होता है हमारा लीवर प्रिंसिपल। एट एनी इंस्टेंटेनियस पॉइंट इफ यू वांट टू कैलकुलेट द व्हाट इज द वेट परसेंटेज ऑफ द सॉलिड एंड व्हाट इज द वेट परसेंटेज ऑफ लिक्विड प्रेजेंट एट एनी इंस्टेंटेनियस पॉइंट, देन वी विल हैव टू यूज द लीवर प्रिंसिपल। तो लीवर प्रिंसिपल यूज करने से पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, देन वी विल हैव टू आइडेंटिफाई the liquid composition and its corresponding solid composition which are present in equilibrium, है कि नहीं। तो इक्विलिब्रियम में तुम्हारा एक लिक्विड कंपोजिशन एंड इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग सॉलिड कंपोजिशन जो होगा, देन यू विल हैव टू ड्रॉ वन स्ट्रेट लाइन दैट इज कॉल्ड योर टाई लाइन। ओके, देन डिपेंडिंग अपॉन योर बॉल कंपोजिशन उसमें कहां पे आ रहा है, बॉल कंपोजिशन के लेफ्ट साइड में सॉलिड है, राइट साइड में लिक्विड है, तो उन दोनों का जो रिलेटिव लेंथ डिफरेंस होगा, डिपेंडिंग अपॉन दैट you will be able to find out the instantaneous weight percentage of your solid and liquid associated with that reaction. ठीक है, ये टाई लाइन और लीवर प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है। एंड ऑलवेज रिमेंबर, ये जो टाई लाइन है दिस इज नॉट ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, कर्व भी हो सकता है व्हेन वी आर जस्ट एक्सटेंडिंग द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। ओके, और जब तुम बाइनरी में देखते हो, बाइनरी में तो सिंपल सा ऐसे बाइनरी करते हो ना, दिस इज योर टाई लाइन दैट इज ऑलवेज स्ट्रेट इन बाइनरी। ओके, देन इंस्टेंटेनियस सॉलिड लिक्विड का कंपोजिशन निकालता है, ये थर्ड पॉइंट हो गया। एंड फोर्थ पॉइंट क्या होगा कि नाउ आई जस्ट टोल्ड यू दैट ये जो टाई लाइन जो तुम ड्रॉ करोगे, you will have to find out the liquid composition and its corresponding solid composition. This is liquid L1, this is solid H1. Now this line is your tie line. यहाँ पे तुम्हारा इनिशियल बॉल कंपोजिशन था, देन इसका वेट परसेंटेज लेंथ निकाल के यू विल हैव टू कैलकुलेट द वेट परसेंटेज। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा कि जो तुम लिक्विड का इवोल्यूशन पाथ देखोगे एंड सॉलिड का इवोल्यूशन पाथ देखोगे। ठीक है, solid का evolution path and liquid का evolution path is important, that is the fourth point. And final and not this is actually final, तुम पहले इसको basically हम use करेंगे, that is the phase rule, that is degenerated phase rule we will be using. So these are the 5 points you have to keep in mind, okay, to tackle all the problems associated with your phase diagrams. Okay, और ये हमारा आज का डायग्राम है। उससे पहले देख लेते हैं हम लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे। लास्ट क्लास में ये वाला हम पढ़े थे, डाइऑक्साइड, अनोथाइट एंड फॉस्फराइड।
यहाँ पे लाइक द सॉलिड इवोल्यूशन पाथ एंड लिक्विड इवोल्यूशन पाथ, इसको हम कवर अप किए थे। सो यहाँ पे जो नए हैं मे बी उनके साथ थोड़ा बात कर लेते हैं। ओके, सो इतने सारे बच्चे कहाँ से आ गए? विवेकानंद, देवसित, मीर भैया भी है, मिहिर भी है, चलो बढ़िया। शुभम, ओके शुभम, शुभम तुम शुभम थावरे नहीं, शुभम थावरे जब होगा मैं तुमको मतलब नाम लेके बोलूंगा, ठीक है? अभी शुभम तुम बताओ, शुभम हमारा पिकुन। ओके, दिस इज योर इनिशियल बॉल composition. Okay, this is your initial ball composition. Let me just zoom. तो दिस इज योर इनिशियल बॉल composition. नाउ यहाँ पे क्या हो रहा है कि सम अमाउंट ऑफ क्रिस्टल इज गेटिंग फॉर्म्ड। ओके, अभी ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट में आई जस्ट वांट टू फाइंड आउट द डिग्री ऑफ फ्रीडम। P प्लस ऑफ एफ इज इक्वल टू C प्लस ऑफ 1। तो यहाँ पे मुझे डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए। सो व्हाट आर द नंबर ऑफ फेजेस एसोसिएटेड एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, रेड पॉइंट? कौन कौन सा फेजेस अवेलेबल है यहाँ पे? ओके, फॉस्फेराइट इज वन सॉलिड एंड द corresponding liquid. Then two phases, degree of freedom, component 3 plus of 1. Then here we are finding the degree of freedom to be 2. So in this diagram we have some degree of freedom, that implies we are free, or composition our composition is free to move in the space. ठीक है? ओके, वेरी गुड। नाउ फर्स्ट चीज हम बता दिए। तो इसमें इसमें जो अभी सॉलिड है, ये देखो कुछ कुछ सॉलिड है और बाकी तुम्हारा लिक्विड है। नाउ ये तुम्हारा जो सॉलिड है एंड जो लिक्विड है, दीज आर, यहाँ पे हम फेज रूल अप्लाई कर रहे हैं। दैट इंप्लाइज ये जो सॉलिड एंड लिक्विड है यहाँ पे, दे आर मेंटेनिंग द इक्विलिब्रियम कंडीशन, इजंट इट? क्योंकि हमारा रूल पहले ही बोल रहा है कि इफ इट इज नॉट मेंटेनिंग इक्विलिब्रियम कंडीशन देन द फेज रूल कैन नॉट बी अप्लाइड। अगर इफ वी आर कंसिडरिंग फेज रूल यहाँ पे अप्लाई करके डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 निकाल रहे हैं, दैट इंप्लाइज कि अभी हमारा जो सिस्टम में जो सॉलिड है एंड जो लिक्विड है, दे आर ऑल्सो मेंटेनिंग द इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है? तो ये वाले पॉइंट में हमारे पास लिक्विड है और हमारे पास एक सॉलिड है। सॉलिड मीन इन द सेंस दैट इज योर फॉस्फेराइट। तो इन दोनों के बीच हमारा इक्विलिब्रियम रिएक्शन क्या होगा? इक्विलिब्रियम रिएक्शन हम क्या लिखेंगे? Very good. This is the liquid will give rise to phospherite plus of liquid one. No problem. Okay. So यहाँ पे हो गया ये वाला point when it comes and touches. Okay, okay. Another point हम छोड़ गए कि यहाँ पे at this point what will be the instantaneous solid and instantaneous liquid at this point? How we can calculate? This is the liquid evolution path ना, liquid अभी यहाँ से जा रहा है, isn't it? इसका corresponding solid composition कहाँ पर है अभी? इसका कोरेस्पॉन्डिंग सॉलिड कहां पर है? सॉलिड का इवोल्यूशन अगर हम देखेंगे, सॉलिड का कंपोजिशन कहां पे हम डिटरमाइन करेंगे? बताओ। फॉस्फेराइट एंड डाइऑक्साइड लाइन वेयर? यहां पे प्योर फॉस्फेराइट में है ना, एट दिस पॉइंट, इजंट इट? ओके, देन दिस इज द लिक्विड कंपोजिशन, दिस इज द सॉलिड कंपोजिशन। ओके, एंड ये जो पॉइंट है इसमें हमारा जो सॉलिड है एंड लिक्विड है, देयर इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। दैट implies, can I just simply say that the liquid composition present here and the solid, its corresponding solid which is getting formed at this point, they are at equilibrium? So can I just draw a straight line? So this will be my tie line. And what will be the instantaneous solid composition here? This is the ball composition. This length you have to take, let it x. This length let it to be y. So what is the instantaneous solid weight percentage at this point? That will be simply x by x plus of y into 100. Is it clear to everyone? Okay.
नाइस। यहाँ पे देखो हर एक जितना भी हमें चाहिए होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू उसको हम कवर अप करके जा रहे हैं। नाउ इफ आई एम जस्ट टेकिंग दिस कंपोजिशन टू बी हियर, नाउ इट जस्ट वेंट आउट, यहाँ पे अभी पहुंच गया। नाउ अभी हमारे फेज में आ गया क्या है, यहाँ पर फेज क्या हो जाएगा तुम्हारा, फोस्टेराइट रहेगा, अनॉर्थाइड भी रहेगा एंड लिक्विड भी रहेगा, इजंट इट। ये पूरा सिंपल है, उसके बाद थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड में जाएंगे। तो यहाँ पे तुम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालो, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालोगे, देन इक्विलिब्रियम रिएक्शन कर लोगे। यहाँ पे अभी इक्विलिब्रियम रिएक्शन क्या होगा, कोई मुझे बता सकता है? यहाँ पे एट दिस पॉइंट दिस फोस्टेराइट, अनॉर्थाइट एंड लिक्विड, दे आर क्रिस्टलाइजिंग, isn't it? So यहाँ पे अगर if you consider the phase, फेज क्या है, फेज p प्लस ऑफ f इज इक्वल टू c प्लस ऑफ 1, फेज हो गया तुम्हारा 3, डिग्री ऑफ फ्रीडम f, कंपोनेंट 3 प्लस ऑफ 1, here the degree of freedom is 1, that implies this line or this curve we can call it as a univariant line, isn't it? क्योंकि वहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है, यूनिवेरिएंट। दिस इज योर बाइवेरिएंट फील्ड, दिस फील्ड इज कॉल्ड योर बाइवेरिएंट फील्ड। यूटेक्टिक पेरिटेक्टिक को बोलेंगे इनवेरिएंट पॉइंट, बिकॉज दे आर पॉइंट, पॉइंट लाइन एंड फील्ड, 0 डायमेंशन, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन। तो यहां पे अभी हमारा इक्विलिब्रियम रिएक्शन क्या होगा मुझे बताओ, शुभम तुम ही बताओ इक्विलिब्रियम रिएक्शन क्या होगा। Very good. Liquid that will give rise to फोस्टराइड प्लस ऑफ अनॉर्थाइड प्लस ऑफ लिक्विड 2। अभी तक यहाँ पर कोई समझ अगर किसी को नहीं आ रहा है देन तुम मुझे पूछ सकते हो। इज देयर एनीवन हु इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड? विवेकानंद? ओके। मीर भाई साहब समझ है ना? ओके। ये सिंपल है, बहुत इंटरेस्टिंग। ये कौन है? अच्छा, इस वाले पॉइंट में, ओके, नाउ एट दिस पर्टिकुलर एट दिस पॉइंट, अभी दिस इज क्लियर ना, फोस्टेराइट एंड अनॉर्थाइट बोथ आर क्रिस्टलाइजिंग फ्रॉम द लिक्विड, इज इट क्लियर? Okay, then we have three number of edges, that is fosterite, anorthite and liquid. Okay, now this fosterite, anorthite and liquid, now by taking these three phases I have to write down one equation, and this system is simple eutectic reaction. ओके, सो अभी देखो लिक्विड से हमारा फोस्टेराइड भी क्रिस्टलाइज कर रहा है, क्योंकि यहाँ से लिक्विड से फोस्टेराइड फोस्टेराइड आ रहा है, लिक्विड से फोस्टेराइड फोस्टेराइड फोस्टेराइड। यहाँ पे क्या होगा कि नाउ द अनॉर्थाइड विल कम इनटू पिक्चर, कम इन द सिस्टम। तो जो हमारा लिक्विड है वहां से तुम्हारा अनॉर्थाइड भी क्रिस्टलाइज करेगा, लिक्विड से तो पहले से फोस्टेराइड तुम्हारा क्रिस्टलाइज कर रहा है, तो यहाँ से हम लिक्विड से तुम्हारा अनॉर्थाइड भी क्रिस्टलाइज कर रहा है, लिक्विड से तुम्हारा फोस्टेराइड भी क्रिस्टलाइज कर रहा है। Okay, so can I just write down this liquid is giving rise to fosterite plus of anorthite? This is the equilibrium reaction at this point. Okay? Okay. Now ये एक पॉइंट लेंगे, यूटेक्टिक को छोड़ देंगे। एट दिस पॉइंट शुभम, अभी तुम शुभम थावरे तुम बोलो, ठीक है? शुभम, ओके। अभी ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाले पॉइंट में if I just want to find out the weight percentage of your solid and weight percentage of your liquid, then मुझे कैसे निकालना पड़ेगा? यहाँ पे मैं टाई लाइन कैसे ड्रॉ करूंगा? इसका तो सॉलिड, ये तो लिक्विड कंपोजिशन लेट, दिस इज L2, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग सॉलिड कहां पर होगा? अनॉर्थाइट यहाँ पे होगा? हाँ, यहाँ पे होगा। यूटेक्टिक पॉइंट अभी हम पहुंचे नहीं हैं, उससे पीछे है। ये तुम्हारा लिक्विड कंपोजिशन है, इसका सॉलिड कहां पर बनेगा ये मुझे बताओ। यहां से आ रहा था फर्स्ट एड फर्स्ट एड फर्स्ट एड फर्स्ट एड,
उसके बाद फोस्टेराइड में अनोर्थाइट आया, अभी फोस्टेराइड अनोर्थाइट फोस्टेराइड अनोर्थाइट फोस्टेराइड अनोर्थाइट फोस्टेराइड अनोर्थाइट फोस्टेराइड अनोर्थाइट अभी भी सिस्टम में है, तो उसका सॉलिड कंपोजिशन कहाँ पे आएगा और टाई लाइन हम कैसे ड्रॉ करेंगे? आज का क्लास ही 12 बजे तक जाएगा, चलो कोई दिक्कत नहीं, बताओ। डोंट वरी शुभम, कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई नहीं हंसेगा। अनोर्थाइड में क्यों रहेगा? देखो यहाँ पे अभी तुम्हारा फोस्टेराइड जो क्रिस्टलाइज कर रहा था, यहाँ पे तुम्हारा सॉलिड था ना, तुम्हारे सिस्टम में अभी फोस्टेराइड था, फोस्टेराइड के साथ अनोर्थाइड अगर आ रहा है सिस्टम में, ठीक है, तो तुम्हारा जो सॉलिड का कंपोजिशन है, अभी मैं बताऊंगा ये वाला पॉइंट में क्या है, सिर्फ फोस्टेराइड है। इफ आई विल जस्ट टेल यू कि नहीं सर ये वाला पॉइंट मेरा है, तो इसमें क्या है, इसमें तुम्हारा फोस्टेराइड भी है, अनोर्थाइड भी है। फोस्टेराइड 90% है, अनोर्थाइड 10% है, isn't it? So if in your system anorthite is coming, anorthite is introducing inside the system, then ये तुम्हारा solid composition तो इस साइड जाएगा ना, along this line, है कि नहीं? along this line ही तो जाएगा ना, क्योंकि उसके बाद जब तुम्हारा डायव साइड आ जाएगा, देन ये क्या करेगा, ये तुम्हारा फील्ड के अंदर आएगा, ठीक है। तो अभी हमारा जो क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन में हमारा लिक्विड का कंपोजिशन ये है, उसका कोरेस्पॉन्डिंग सॉलिड का कंपोजिशन यही कहीं रहेगा, अलोंग दिस लाइन। तो कहाँ पे रहेगा, और मुझे इंस्टेंटेनियस सॉलिड एंड लिक्विड डिटरमाइन करना है वेट परसेंटेज, तो मुझे एक टाई लाइन खींचना है, तो टाई लाइन कैसे खींचूंगा ये बताओ। ये लिक्विड है, इसका कोरेस्पॉन्डिंग सॉलिड कहाँ पे रहेगा? हम्म, इस पॉइंट पे, चलो ये मैं मिटा देता हूं, अभी पॉइंट ही नहीं है, तो कहाँ पे रहेगा, ऊपर वगैरह। तो तुम ये बता रहे हो कि अभी जैसे कि यहाँ पर एक कॉम्पोजिशन है, यहाँ पर, मतलब ये कहीं पर भी रह सकता है, वी आर कंसिडरिंग इक्विलिब्रियम क्रिस्टलाइजेशन, तो मैं टाई लाइन ऐसे खींचूंगा। शुभम ये तुम्हारा कल भी डाउट था, कल ये हम बार बार बताए थे, यू आर नॉट अटेंडिंग और अटेंटिवली यू आर नॉट लिसनिंग, ओके। ये देखो ये तुम्हारा बुल कंपोजिशन है, बुल कंपोजिशन के थ्रू तुम्हारा एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। नाउ ये तुम्हारा स्ट्रेट लाइन क्या करेगा, जहां पर भी तुम्हारा टच करेगा एट दिस पॉइंट, दिस विल बी द कोरेस्पॉन्डिंग सॉलिड, दिस विल बी द S2, and depending upon this length you will be able to find out the instantaneous weight percentage of your solid and liquid composition, ठीक है। उड़ाना नहीं है, ये तो वेरी सिंपल है, अभी जाएंगे हम थोड़ा पेरिटेक्टिक रिलेशन में जाएंगे। दिस इज ऑल अबाउट द यू टेक्टिक्स, एंड यू टेक्टिक में आ जाएगा, देन तुम्हारा यू टेक्टिक पॉइंट से लेकर ऐसे करके दिस वाला यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा, सॉलिड का इवोल्यूशन पाथ ऐसे होगा, इस वाले पॉइंट में आ जाएगा। तो यहाँ पे इफ someone asks you that what will be the solid evolution path and liquid evolution path, then this will be your liquid evolution path, यहाँ से जाके यहाँ आके यहाँ पे खत्म हो जाएगा, this will be your liquid evolution path, and solid evolution path कहाँ पे होगा, यहाँ से स्टार्टिंग फ्रॉम फोस्टेराइड फोस्टेराइड फोस्टेराइड, एंड तुम्हारा अनोर्थाइड आ जाएगा, अनोर्थाइड आएगा, अनोर्थाइड आएगा, एंड एट दिस पॉइंट क्या होगा, तुम्हारा डायोसाइड आएगा, डायोसाइड आएगा, डायोसाइड आएगा, यहाँ पे दिस विल बी योर सॉलिड इवोल्यूशन पाथ, एंड दिस विल बी योर liquid evolution path. This is LEP, this is solid evolution path, SEP. Okay, is it clear to everyone? Then we will go to next diagram. ये है तुम्हारा एक पेरिटेक्टिक रिलेशन, पेरिटेक्टिक रिलेशन सबको पता है, ये पेरिटेक्टिक रिलेशन है, सबको पता है कि नहीं ये पेरिटेक्टिक रिलेशन है? एवरीवन नोज दिस इज एक्चुअली पेरिटेक्टिक रिलेशन, ठीक है। तो ये वाला डायग्राम देखो, तो इसमें एक्चुअली है क्या, ये लास्ट क्लास भी हम बताए थे, बहुत सारे बच्चे एब्सेंट थे, दैट्स व्हाई आई एम जस्ट रिपीटिंग अगेन। तो इन दिस केस यहाँ पे देखो बहुत सारे
बाइनरी, बहुत सारे बाइनरी को हम यहाँ पे बस मर्ज कर दिए हैं। ओके, बहुत सारे बाइनरी को हम यहाँ पे मर्ज कर दिए हैं। नाउ यू कैन सी दिस इज फोस्टराइट अनॉर्थाइट, दिस इज द बाइनरी, दिस इज सिंपल यूटेक्टिक, दिस इज अनॉर्थाइट क्वार्ज सिंपल यूटेक्टिक, एंड दिस इज फोस्टेराइट एंड क्वार्ज, दिस इज वन पेरिटेक्टिक रिलेशन, जहां पर फोस्टेराइट एंड क्वार्ज रहेगा इंटरमीडिएट कंपोजिशन एंस्टाटाइट है। So, Mir Bhaiya, you just tell that why this fosterite and quartz they are not showing simple eutectic relation. In this case, fosterite anorthite eutectic, anorthite quartz eutectic, but fosterite and quartz they are not showing eutectic interrelationship. Why? Why they are not compatible? चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम। इसके अंदर और एक दिन चर्चा करेंगे, आज का क्लास का मोटो खुद थोड़ा अलग है। वेरी गुड आंसर। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये फोस्टराइट, दिस इज योर क्वार्ज, सॉरी दिस इज सिलिका अंडर सैचुरेटेड एंड दिस इज सिलिका ओवर सैचुरेटेड। अभी सैचुरेशन का कॉन्सेप्ट आएगा, उसी के बेसिस में पता चलेगा। एंड ड्यू टू द केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी बिटवीन द फोस्टेराइट दैट इज सिलिका अंडर सैचुरेटेड एंड क्वार्ट्ज दैट इज द सिलिका ओवर सैचुरेटेड, दे कैन नॉट को एग्जिस्ट। नेफेलिन सिलिका कभी नहीं मिलेगा तुमको, फोस्टेराइट सिलिका कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, फेल्ड्स्पाथोइड के साथ तुम्हारा क्वार्ट्ज का एसोसिएशन बहुत ज्यादा कम मिलेगा, मतलब नहीं ही मिलेगा। दे विल शो पेरिटेक्टिक इंटर रिलेशनशिप। ओके, पेरिटेक्टिक इंटर रिलेशनशिप कब दिखाएंगे? पेरिटेक्टिक इंटर रिलेशनशिप कब दिखाएंगे? दिस इज एट 1 atm प्रेशर, बट व्हेन यू प्रेशर इंक्रीजेस ना, दिस पेरिटेक्टिक रिलेशन दैट वैनिशेस, ये सिंपल यूटेक्टिक रिलेशन हो जाएगा, ये एंस्टाटाइट बीच में से हट जाएगा। ओके, ये जब तुम्हारा 5 atm, अभी 1 atm प्रेशर में से 5 किलो बार प्रेशर अगर तुम इंक्रीज कर दे रहे हो, देन ये तुम्हारा टोपोलॉजी ऑफ द फेज डायग्राम दैट चेंजेस, एंड दिस पेरिटेक्टिक रिलेशन दैट आल्सो वैनिशेस। ओके, ये बोलते हैं इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर एंड इफ यू इंक्रीज द प्रेशर ऑल्सो, बिकॉज टेम्परेचर एंड प्रेशर दीज आर टू डोमिनेंट फैक्टर्स, they actually affect the phase, the topology of your phase diagram vary. ओके, दैट्स वाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे कि हम एक सॉल्यूशन टेक्सचर पढ़ते हैं, एक सॉल्यूशन टेक्सचर में क्या होता है, ऐसा वाला एक डायग्राम होता है ना, इस साइड से ऐसे नीचे एक सॉल्यूशन टेक्सचर होता है। इसका मतलब है क्या? आफ्टर यहाँ पे कोई भी बॉल कंपोजिशन तुम ले लो, कोई भी बॉल कंपोजिशन ले लो, फाइनल क्रिस्टलाइजेशन होने के बाद at this temperature, this is one elevated temperature, and at this elevated temperature क्या है, now whatever the phases, this is albite and this is orthoclase, these phases are comfortable, like they are residing one simple solid के अंदर वो रह रहे हैं। but when the temperature falls, तो क्या होते हैं, वो क्या करते हैं, दे बिकम इनकम्पैटिबल इनसाइड द स्ट्रक्चर। तो एक सॉल्यूशन टेक्सचर जितना भी अल्बाइट है वो इस साइड चला जाता है, जितना ऑर्थोक्लेज है उस साइड चला जाता है, तो वहां पे ये एक पेकुलियर टेक्सचर दिखाते हैं जिसको पोर्थाइट और एंटीपोर्थाइट टेक्सचर बोलते हैं। तो यहां से एक कंक्लूजन हमें मिलता है कि एट हायर टेम्परेचर, ओके, एट हायर टेम्परेचर मे बी सम एलिमेंट्स which are like maybe some like their size difference is also more, but they behave compatible. Okay, they are comfortable with each other, they can adjust, but when the temperature falls, then they becomes more incompatible. ये incompatibility का ही एक result है, and that exsolution or this separation, phase separation that happens in a solid state in case of this exsolution texture. Okay, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे सिंपल सा बात यह है कि दिस इज योर यूटेक्टिक टेम्परेचर, दिस इज वन यूटेक्टिक पॉइंट, दिस इज वन यूटेक्टिक पॉइंट, दिस इज योर पेरिटेक्टिक एंस्टाटेट, दिस इज योर पेरिटेक्टिक पॉइंट। ओके, तो पेरिटेक्टिक पॉइंट, तो ये जो कर्व है इसको पेरिटेक्टिक कर्व बोलेंगे, ये तुम्हारा कोटेक्टिक कोटेक्टिक कोटेक्टिक। ओके, तो यहाँ पे हम एक कंपोजिशन लेते हैं, कोई सा भी एक कंपोजिशन लेते हैं, कंपोजिशन के बेसिस में ये देखो कितना कितना सारा यहाँ पे समझाए हैं। चलो अभी यहाँ पे फेज निकालना है, ठीक है। तो दिस इज द बॉल कंपोजिशन। नाउ हु विल टेल, मैं देख लेता हूँ,
सेंग तुम बताना, ठीक है। दिस इज बेसिकली द इनिशियल बोल्ट कंपोजिशन। नाउ द कंपोजिशन हैज चेंज्ड। यहाँ पे पहली बात तो ये कि ये कहाँ पे रहता है पहले देख लेते हैं। ओके, दिस इज योर इंस्टाटाइट। सो द इनिशियल बोल्ट कंपोजिशन इज फॉलोइंग इन अनर्थाइट, फोस्टेराइट एंड इंस्टाटाइट। ये ट्राइंगल के बीच में आ रहा है। सो द फाइनल प्रोडक्ट और जो सॉलिड हमारा बनेगा दैट विल आल्सो फॉल इन अनऑर्थाइड, फोस्टेराइट एंड इंस्टाटाइट। यही तीन फेज वो भी कंटेन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जा रहा है, इसको अभी थोड़ा मिटा लेते हैं। यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है, तो ये वाले पॉइंट में अभी ये टच कर लिया, ये वाले पॉइंट में टच किया। तो यहाँ पे पहले हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है, P प्लस ऑफ एफ इज इक्वल टू C प्लस ऑफ 1। तो यहाँ पे कौन कौन सा फेजेस है सेंग? सेंग किधर चला गया? अरे सेंग चला गया? अरे सेंग मत जाओ यार, क्या कर रहे हो? अच्छा चलो ठीक है। ये बताओ कि एट दिस पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है, इसमें हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है। तो यहाँ पे फेज क्या है बताओ? अच्छा तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, चलो इसी किसी को शिफ्ट कर लेते हैं। देवाशीष तुम बताओ, इसमें फेज क्या क्या है, कौन कौन सा फेजेस अवेलेबल है यहाँ पे? वेरी गुड। यहाँ पर फोस्टेराइट, एनोर्थाइट एंड लिक्विड है। तो यहाँ पे तीन फेज है, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है। दिस इज 3 + 1, सो दिस इज एफ इज इक्वल टू 1, दिस इज ओके यूनिवेरिएंट लाइन। ओके, तो यहाँ पे फोस्टेराइट, अनोर्थाइट एंड लिक्विड, इन तीनों में से आई विल हैव टू एस्टेब्लिश वन इक्विलिब्रियम रिएक्शन। तो वो रिएक्शन क्या बनेगा? Very good. Liquid will give rise to fosterite plus of anorthite. Okay. Then we'll just come to this peritectic point P. Okay. At this peritectic point P, अभी हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है। P प्लस ऑफ F इज इक्वल टू C प्लस ऑफ 1। तो यहाँ पे फेज कितना है? क्या क्या है पूरा बता। All of you can see this particular P point. Okay, this particular P point, this is touching the primary field of austerite, primary field of anorthite, primary field of enstatite. So it is expected to contain these three phases. Okay, three solid phases. तो तीन सॉलिड फेज और लिक्विड है, टोटल नंबर ऑफ फेजेस हो गया हमारा 4। 4 plus of f is equal to 3 plus of 1. So here we are finding the degree of freedom to be 0 और it is the invariant point। ठीक है, तो हमारा फेज क्या क्या है? फेज है तुम्हारा एक अनोर्थाइट है, एक फोस्टेराइट है, एक इंस्टाटाइट है और एक लिक्विड है। Now, if it is degree of freedom 0, then we cannot, our bulk, our composition that will not move in this diagram. So to move in this diagram, we will have to gain 1 degree of freedom, at least 1 degree of freedom. So यहाँ पे देखो कंपोनेंट तो तुम चेंज नहीं कर पाओगे, C प्लस ऑफ 1 क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है ये भी चेंज नहीं कर पाओगे। अभी डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें 1 करना है, so there is only one possibility that we will have to do something with the phases associated. If we decrease the phase by 1, then we will gain the degree of freedom to 1. We will gain 1 degree of freedom. So we have one possibility that if we just neglect or if we just consume one phase completely, then we can get 1 degree of freedom. So this bulk composition, it is getting fosterite, enstatite and anorthite because it is the primary field. Okay, now at this peritectic point the reaction यहाँ पे
रिएक्शन आगे बढ़ेगा या फिर पेरिटेक्टिक में ही खत्म हो जाएगा, ये बताओ। और इफ पेरिटेक्टिक में खत्म हो रहा है, देन तुम्हारा इक्विलिब्रियम रिएक्शन क्या होगा? अगर नहीं, फोस्टेराइड प्लस ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू एंस्टाटाइट प्लस अनोर्थाइट इन पेरिटेक्टिक पॉइंट। अच्छा, ओके, यू आर जस्ट द रिएक्शन, ओके ना, you are considering the reaction, but okay, this is forsterite plus of liquid is equal to uninstatate plus of anorthite. So यहाँ पे ये वाला किसी को समझ में आया कि नहीं, ये बताओ। अभी यहाँ पे बताएंगे। ये बताओ, ये फोस्टेराइट प्लस ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू एट पेरिटेक्टिक पॉइंट पी, फोस्टेराइट प्लस ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू anorthite plus of instatate. This is the equilibrium reaction we are finding. Okay, तो ये वाला रिएक्शन किसी को समझ में नहीं आ रहा है, ये मुझे बताओ। वेरी गुड। देखो, अभी जो तुम्हारे पास, हमारे पास तीन पॉसिबिलिटीज हैं, थ्री पॉसिबल टाइप्स ऑफ रिएक्शन है। एक है तुम्हारा पेरिटेक्टिक रिएक्शन, जो यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, बीच में तुम्हारा सी आता है, दिस इज योर पेरिटेक्टिक। सेकेंड केस में क्या है तुम्हारा, क्रिस क्रॉस, ए प्लस ऑफ बी इज इक्वल टू सी प्लस ऑफ डी हो सकता है। एंड थर्ड कंडीशन तुम्हारा क्या है, जो तुम्हारा टर्मिनल रिएक्शन, ए बी सी अंदर होगा, ए बी सी बाहर होगा, डी तुम्हारा अंदर होगा, देन ए प्लस ऑफ बी प्लस ऑफ सी इज इक्वल टू डी। ये दीज आर थ्री पॉसिबल टाइप ऑफ रिएक्शंस वी कैन राइट डाउन। तो ये पेरिटेक्टिक पॉइंट में तुम्हारे पास फेजेस क्या है, फोस्टेराइट है, एंस्टाटाइट है, लिक्विड है और अनोर्थाइट है। तो इन चारों को लेके व्हिच काइंड ऑफ रिएक्शन यू कैन फाइंड आउट। और ये जो तीन रिएक्शंस है ना, दीज रिएक्शंस आर ओनली वैलिड, और ये तुम रिएक्शन वहीं पर ही लिखोगे जहां पर तुम्हारा डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 होगा। और ये एक, दीज आर पॉइंट रिएक्शन, कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट में ये वाला रिएक्शन तुम लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, इफ आई जस्ट फाइंड आउट दिस पेरिटेक्टिक, पेरिटेक्टिक तो यहाँ पर है ही नहीं रिलेशन, फर्स्ट थिंग है कि नहीं। दूसरा लेते हैं, तीसरा लेते हैं, टर्मिनल रिएक्शन लेते हैं, टर्मिनल। नाउ यहाँ पे अनोर्थाइट है, एंस्टाटाइट है, फोस्टेराइट है एंड लिक्विड है। तो इफ वी जस्ट ड्रॉ वन ट्राइंगल, तो ऐसा हो सकता है फोस्टेराइट प्लस ऑफ एंस्टाटाइट प्लस ऑफ अनोर्थाइट इज इक्वल टू लिक्विड पी? ऐसा तो हो नहीं पाएगा, बिकॉज द लिक्विड कंपोजिशन इज फॉलिंग आउटसाइड, है कि नहीं। तो कैन वी जस्ट राइट डाउन फोस्टेराइट प्लस ऑफ लिक्विड पी इज इक्वल टू अनोर्थाइट प्लस ऑफ इंस्टाटाइट? क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? ये देखो क्रिस क्रॉस, सेकंड जो हमारा रिएक्शन था, ये देखो क्रॉस कटिंग रिलेशन हो रहा है, इजंट इट। एंड ये जो रिएक्शन हो रहा है, दिस इक्विलिब्रियम, ये जो हम इक्विलिब्रियम कंडीशन कर रहे हैं, दिस इज ओनली वैलिड एट दिस पॉइंट। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो रिएक्शन है, फोस्टेराइड प्लस ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू अनोर्थाइड प्लस ऑफ एंस्टाटाइट। ओके, yes, this point or this reaction is valid only for this peritectic point। ठीक है, अभी यूटेक्टिक में आएगा तो अलग कुछ होगा, इस कर्व के ऊपर आएगा तो अलग कुछ होगा, यहाँ पे आएगा तो अलग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पेरिटेक्टिक में ये रिएक्शन, अभी ये तुम्हारा इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, तो यहाँ पर हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 है। तो बॉल कंपोजिशन देखो, फोस्टेराइट, अनोर्थाइट एंड एंस्टाटाइट में है, दैट्स वाई जो हमारा फाइनल सॉलिड यहाँ पे जो आएगा, पूरा लिक्विड कंज्यूम हो जाएगा, फोस्टेराइट, अनोर्थाइट एंड एंस्टाटाइट हमारे पास रह जाएगा। ठीक है, और एक केस लेते हैं, ये वाला केस ले लेते हैं।
ओके, ये वाला केस लेते हैं। अभी देखो, इफ वी आर कंसिडरिंग दिस composition, फर्स्ट थिंग, द bulk composition is falling in the triangle anorthite, enstatite and quartz. Anorthite, enstatite and quartz. So the final solid that will form, that will have these three phases. जो हमारा जो फाइनल सॉलिड बनेगा उसमें क्या क्या रहेगा? अनोर्थाइड भी रहेगा, एंस्टाटाइट रहेगा एंड SiO2 क्वार्ज भी रहेगा। ठीक है, बट इफ यू कंसिडर द क्रिस्टलाइजेशन, ये देखो प्राइमरी फील्ड ऑफ फोस्टेराइट का है, तो यहाँ पे पहले क्या बनेगा? फोस्टेराइट ही बनेगा, पहले फोस्टेराइट बनेगा। एंड डिपेंडिंग अपॉन द आल्कमिडीज लाइन और आल्कमिडीज रूल, तो हमारा जो कंपोजिशन डायरेक्टली अवे फ्रॉम द फोस्टेराइट जाएगा। तो ये जो कंपोजिशन है ये आके यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे मिलेगा। तो एट दिस पॉइंट, अभी शुभम तुम बताओ, पिकुन पिकुन बताओ, यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम अभी हम निकालना चाहते हैं। P प्लस ऑफ एफ इज इक्वल टू C प्लस ऑफ 1, तो यहाँ पे फेज कितना होगा ये बताओ। पिकुन, फेज एट दिस पॉइंट ऑन दिस कर्व, ऑन दिस कर्व अभी यहाँ पे तुम्हारा है क्या? फोस्टेराइट इज क्रिस्टलाइजिंग, नाउ इंस्टाटाइट इज गेटिंग इनटू द फील्ड। तो यहाँ पर तुम्हारा फोस्टेराइट इंस्टाटाइट प्लस ऑफ लिक्विड है ना? ओके, वेरी गुड। यहाँ पर फेज तुम्हारा 3 है, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालोगे कंपोनेंट 3 प्लस ऑफ 1, देन हियर यू आर फाइंडिंग द डिग्री ऑफ फ्रीडम टू बी 1। ओके, इज दैट फाइन? Then it will directly go in this direction. This is because this is the down temperature direction, because this is the down temperature direction, isn't it? तो यहाँ पे अभी हम इक्विलिब्रियम रिएक्शन लिखते हैं। हमारे पास क्या है? फोस्टेराइट है, एंस्टाटाइट है एंड लिक्विड है। तो what will be the equilibrium reaction in this case? Pikun, you have to tell. Okay, this is for okay, लिक्विड अभी एक दो छोड़ दो, सिर्फ फोस्टेराइट, एंस्टाटाइट एंड लिक्विड के बारे में बताओ। ठीक है, तो यहाँ पे fosterite plus of liquid that will give rise to enstatite. And how you just find out this relation reaction? कैसे मिला? ऐसा है? अगर यहाँ पे फोस्टेराइट एंस्टाटाइट कुछ भी नहीं देगा, ए बी सी डी दे देगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा फिर। तुम्हें कैसे पता चला कि हाउ यू आर जस्ट नोइंग दैट फोस्टेराइट इज बीइंग कंज्यूम्ड इन दिस केस? हाँ, ओके, नो प्रॉब्लम। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। यू आर जस्ट सीइंग ना, ये इन दिस केस दिस इज द प्राइमरी फील्ड, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे प्राइमरी फील्ड ऑफ फोस्टेराइट आ रहा है, फोस्टेराइट अभी क्रिस्टलाइज कर रहा है कर रहा है कर रहा है। नाउ व्हेन इट इज टचिंग दिस एंस्टाटाइट फील्ड, तो एंस्टाटाइट फील्ड में मतलब अभी तुम्हारा सिस्टम में आ रहा है। ओके, नाउ हमारे पास ये 3 फेजेस हैं। तो ये जो तुम रिएक्शन बता रहे हो, ये रिएक्शन तुम्हें कैसे मिला? यही मेरा क्वेश्चन है। तो तुम्हारा आंसर है कि फोस्टेराइट इज बीइंग कंज्यूम्ड। Okay, very good. This is one type of peritectic reaction. Okay, so let me just tell you something different. Okay, ये वाला ब्लू कलर में अभी मैं क्वेश्चन मार्क करूंगा। ओके, नाउ इफ ये एक रिएक्शन है, पेरिटेक्टिक रिलेशन ही है। ओके, दिस इज द पेरिटेक्टिक कर्व। अभी ये वाला कर्व ऐसा ना हो के इफ दिस कर्व वुड हैव ऐसा होता। अभी ये जो तुम्हारा कर्व है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट?
if this curve would have this type of reaction और this type of curve अगर होता तो तुम्हारा रिएक्शन, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, ओके, तो ये बल्क कंपोजिशन फिर भी इस डायरेक्शन में ही है, तो ये वाला तुम्हारा फील्ड है, ओके। नाउ इट इज स्टिल फॉलिंग इन द फोस्टेराइट प्राइमरी फील्ड, बट इट इज स्टिल फॉलिंग इन द अनॉर्थाइट इंस्टाटाइट क्वार्ट्ज। सो ये वाला पॉइंट में व्हेन इट विल कम टू दिस पॉइंट, देन व्हाट विल बी द रिएक्शन? यहां पर भी तुम्हारा फोस्टेराइट है, इंस्टाटाइट है एंड लिक्विड है कि नहीं? एट दिस पॉइंट, आर यू गेटिंग माय पॉइंट ना? एट दिस पॉइंट, ओके, यहाँ पे क्या होगा? Fosterite plus of instagite, it will give rise to your liquid. Okay, in this case the liquid will give rise to fosterite plus of instatite. ये equation भी सही है. So how did you get this equation? Okay, then you are just telling that liquid से both fosterite भी crystallize करेगा, liquid से both instatite भी crystallize करेगा for this blue point. ब्लू कर्व। तो ये वाला, ये रेड पॉइंट के लिए क्यों नहीं हो रहा है? फिर रेड पॉइंट में फोस्टेराइट प्लस ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू इंस्टाटाइट हो रहा है, यहां पर भी तो तुम हम्म तो यहां पे चेंज नहीं होगा? तो ये वाला इनिशियल बॉल कंपोजिशन बोथ कर्व के लिए सेम ही है, ओके। इनिशियल बॉल कंपोजिशन जो तुम्हारा है, यहां पे देखो, अभी थोड़ा और जूम करता हूं, तो ये तुम्हारा इनिशियल बॉल कंपोजिशन ये रेड वाला है, ठीक है। तो ये ब्लू को अभी थोड़ा नहीं, ब्लू को रहने देते हैं। तो तुम बोल रहे हो कि इट विल स्टार्ट क्रिस्टलाइजिंग फोस्टेराइट, नो प्रॉब्लम, फोस्टेराइट पहले क्रिस्टलाइज होगा, ओके। देन उसके बाद क्या होगा? ये अभी इंस्टाटाइट, ये जो इंस्टाटाइट फील्ड इतना ही दिखाया है मेरे डायग्राम में, अभी इंस्टाटाइट का फील्ड यहां से है, ओके। मैं थोड़ा उसको चेंज कर लिया हूं। तो इसमें तुम बता रहे हो कि इन दोनों पॉइंट में तुम्हारा रिएक्शन देखो कैसे चेंज हो रहा है, ओके। यू हैव डन द राइट आंसर, यू हैव जस्ट गिवन द राइट आंसर। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ से फोस्टेराइट क्रिस्टलाइज हो रहा है, यहाँ पे आ गया तो इंस्टाटाइट अभी फोस्टेराइट भी हो गया, इंस्टाटाइट भी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे तुम बोल रहे हो कि नहीं सर, फोस्टेराइट इंस्टाटाइट, फोस्टेराइट कंज्यूम नहीं होगा, डायरेक्ट लिक्विड से फोस्टेराइट भी होगा, इंस्टाटाइट भी होगा, ये वाला तुम्हारा आंसर है। बट इन दिस केस तुम बोल रहे हो कि नहीं सर, यहाँ पे फोस्टेराइट क्रिस्टलाइज होगा 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 होगा, उसके बाद इंस्टाटाइट आएगा, जो कि इस केस में भी हो रहा है, ब्लू वाले में भी हो रहा है। फोस्टेराइट पहले हो रहा है, उसके बाद इंस्टाटाइट आ रहा है। इन दिस केस फोस्टेराइट हो रहा है, इंस्टाटाइट आ रहा है बाद में, बट यहाँ पे तुम बोल रहे हो कि नहीं सर, यहाँ पे फोस्टेराइट कंज्यूम होगा इंस्टाटाइट को। तो यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्यों हो रहा है? यू आर गेटिंग द, ओके, माय क्वेश्चन समझ में आ गया ना? ओके, तो ये तुम कहाँ से पता चला लिक्विड से फोस्टेराइट इंस्टाटाइट दोनों होगा, ये तुम्हारा फोस्टेराइट प्लस ऑफ लिक्विड होगा, इंस्टाटाइट होगा, ये कैसे पता चला? बिकॉज देर आर सो मेनी ऑफ टर्नरी डायग्राम्स, बहुत सारे टर्नरी डायग्राम्स आएंगे, वहां पे मैं एबीसीडी दे दूंगा तुमको। शुभम, हाँ, क्वेश्चन समझ में आया? हाँ, तो यस, यस, यही तुम्हारा यहाँ पे, दैट इज एक्चुअली द गोल आई एम ट्राइंग टू टेल यू, ओके। तो यहाँ पे जो हम रूल यूज करते हैं उसको बोलते हैं टेंजेंट रूल, ठीक है।
जैसे आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज थ्योरम एक है यहाँ पे, ठीक है, उसी तरह यहाँ पर है एक, बोलते हैं उसको टेंजेंट रूल। टेंजेंट रूल, क्योंकि ये देखो एक कर्व है, कर्व के ऊपर कहीं भी कोई सा भी एक पॉइंट, नाउ दिस बल्क कंपोजिशन इज कमिंग इन दिस पॉइंट एट दिस पॉइंट, तो यहाँ पे तुम्हें एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। एंड यू जस्ट सी दैट ये जो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, नाउ द फेज आर एसोसिएटेड फोस्टेराइट प्लस ऑफ इंस्टाटाइट। नाउ ये जो टेंजेंट जो तुम ड्रॉ कर रहे हो फोस्टेराइट इंस्टाटाइट के बेस को कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इफ इट इज फॉलिंग आउटसाइड और इफ इट इज फॉलिंग इनसाइड। इन दिस केस यहाँ पे क्या हो रहा है कि नाउ दिस बॉल composition, whatever the composition, this composition is being projected onto the fosterite and statite line, and that point is falling outside the fosterite and statite field. Okay, तो यहाँ पे अभी if I am just taking fosterite and enstatite, then I will not be able to just write down, or I will not be able to define the existence of this point, that is the liquid composition, isn't it? तो यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा फोस्टेराइड प्लस ऑफ इंस्टाटाइड इट विल गिव राइज टू लिक्विड, देन लिक्विड तो बाहर है, हाउ कैन आई डिफाइन? बट पेरिटेक्टिक रिलेशन अगर हम लेते हैं, इफ आई एम जस्ट टेकिंग फोस्टेराइड प्लस ऑफ लिक्विड कंपोजिशन, देन आई विल बी एबल टू डिफाइन द एग्जिस्टेंस ऑफ योर इंस्टाटाइट इन दिस केस। और यही वाला ये तुम्हारा रूल है, दिस इज योर टेंजेंट रूल। और इफ अभी जैसे कि ये वाला केस लिया था, ये वाला केस लिया था, ठीक है, नाउ टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे टेंजेंट तुम्हारा बीच में आएगा, देन इफ यू कंसीडर फोस्टेराइड प्लस ऑफ लिक्विड, देन इट विल नॉट गिव राइज टू इंस्टाटाइट। फोस्टेराइड प्लस ऑफ इंस्टाटाइट दे विल गिव राइज टू द लिक्विड, और द डायरेक्टली फ्रॉम द लिक्विड बोथ फोस्टेराइड एंड इंस्टाटाइट दे विल क्रिस्टलाइज। ऑल ऑफ यू आर गेटिंग माय पॉइंट? शुभम? ओके, दिस इज बेसिकली एक्चुअली द गोल, और यहाँ पे कुछ है नहीं। और यहाँ पे और एक इंटरेस्टिंग चीज है, यहाँ पे बाकी तुम देख लेना जो भी है, यहाँ पे और एक पॉइंट, ये वाला पॉइंट के बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ ना। यहाँ पर तुम देख सकते हो, इफ यू जस्ट गो यहाँ पर देखो बॉल कंपोजिशन कहाँ पर है, उसके बाद धीरे धीरे जा रहा है, धीरे धीरे जा रहा है, द सेम सेम प्रिंसिपल। बट इन दिस केस ये देखो, नाउ दिस कंपोजिशन, okay, this composition is just moving, or this is leaving the curve, this is the peritectic curve, this composition is leaving the peritectic curve, and it is not going into the peritectic point, it is directly going to the eutectic point. Okay, it is directly going to the eutectic point, last one, it is directly going to the eutectic point. Okay, so in this case my question is why it is not going to the peritectic point, and is there any other points, other ball composition for which the path, or whatever the path they are following, they will just exclude the peritectic, or they will not go to the peritectic point? Is there any other points available in this phase diagram that they will not go to the peritectic point? कोई एक ये एक ही पॉइंट है, या फिर इसके पास यहाँ पे एक पॉइंट लेंगे वो भी पेरिटेक्टिक में नहीं जाएगा, तो कौन सा ऐसा पॉइंट है जो पेरिटेक्टिक नहीं जाएगा? ये है क्वेश्चन व्हाई। ये तुम्हारा HW है, यू जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट क्यों नहीं जाएगा, और कौन कौन सा पॉइंट से, या फिर एक छोटा रीजन बनेगा, ये वाले रीजन में जो भी आपका बॉल कंपोजिशन आएगा वो तुम्हारा पेरिटेक्टिक पॉइंट में नहीं जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा HW है, ये तुम करके लाना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक नॉर्मल चीज मैं बता रहा हूं, ठीक है, यहाँ पे देखो टेंजेंट रूल फिर से थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं। नाउ यहाँ पे इफ आई एम जस्ट टेकिंग द बल्क कंपोजिशन टू बी दिस वन, ये वाला तुम्हारा बल्क कंपोजिशन है। ओके, तो ये क्रिस्टलाइज करेगा कैसे, यहाँ आएगा डायरेक्टली अवे, डायरेक्टली जो अवे आता है, दिस इज गवर्न बाय आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ओके, आर्किमिडीज प्रिंसिपल हमेशा याद रखना। और एक हमारे पास टेंजेंट रूल है, अभी हम इसमें यूज करेंगे। नाउ व्हेन वी आर जस्ट कंसीडरिंग ये वाला पॉइंट, एट दिस पॉइंट यहाँ पे हमारा अनॉर्थाइट एंड फोस्टराइट दोनों है विथ लिक्विड,
यहाँ पे इस वाले पॉइंट में हमारे पास क्या क्या है, सेंग, सेंग नहीं है। तो इस वाले जो पॉइंट में हमारे पास कौन कौन सा फेज है, हमारे पास अनॉर्थाइट है, फोस्टेराइट है एंड लिक्विड है। नाउ वी जस्ट वांट टू राइट डाउन वन इक्वेशन, इक्विलिब्रियम रिएक्शन। तो इसको टेंजेंट रूल बना के इसमें टेंजेंट एक ड्रॉ करेंगे, ये हो गया हमारा टेंजेंट। नाउ हम्म हाँ जा सकता है, इफ यू आर कंसिडरिंग दिस composition then it will directly go away from the anorthite and it will directly come to this peritectic point, no problem, it will go directly to the eutectic also। ओके, ये जो अल्केमिडीज प्रिंसिपल जो बता रहा है, देखो सिंपल सा बात है कि अभी यहाँ पे प्राइमरी फील्ड में ये मेरा प्राइमरी फील्ड है, तो व्हेन इट विल, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई सा एक सॉलिड है और एक छोटा सा लिक्विड बन रहा है, एंड वट एवर द लिक्विड इज, द सॉलिड इज फॉर्मिंग, दैट इज प्योरली क्वार्ज। ठीक है, प्योरली क्वार्ज। तो व्हेन इट इज मूविंग अवे, इसका मतलब क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्वार्ज ही फॉर्म हो रहा है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्वार्ज ही फॉर्म हो रहा है, बाकी कंपोनेंट अभी यहां पर है ही नहीं। तो इफ आई जस्ट वांट टू जस्ट फाइंड आउट कि कितना परसेंट ऑफ क्वार्ज फॉर्म हुआ, देन मुझे तो यहां से डायरेक्टली अवे ही जाना पड़ेगा ना। मैं अभी बोलूंगा नहीं मुझे ऐसे जाना है, ऐसे जाना है, ऐसे जाना है, ऐसे क्यों नहीं जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो तुम्हारा लिक्विड है, लिक्विड से तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ क्वार्ज ही क्रिस्टलाइज हो रहा है, सो इट विल डायरेक्टली गो अवे फ्रॉम द कंपोजिशन। ओके, ठीक है, ओके, ये वाला खत्म हो गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इफ यू जस्ट यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करो, टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो दिस प्रोजेक्शन, मेटामॉर्फिक कल से या फिर नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे, वहां पे प्रोजेक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे तुम एस सी एफ डायग्राम, एक के एफ डायग्राम पढ़ोगे, ए एफ एम डायग्राम पढ़ोगे, तो यहाँ पे प्रोजेक्शन, यही वाला प्रोजेक्शन, ये जो हमारा एक इंस्टेंटेनियस पॉइंट है, इसका कंपोजिशन को इफ वी आर प्रोजेक्टिंग ऑन टू द अनॉर्थाइट एंड फोस्टेराइट लाइन, देन इट इज फॉलिंग इन बिटवीन। तो हम ऐसे बोल सकते हैं एट दिस पॉइंट, एट दिस पॉइंट हमारे पास क्या है, अनॉर्थाइट फोस्टेराइट लिक्विड है। तो लिक्विड का कंपोजिशन यहाँ पे लिक्विड, लिक्विड ए है, मैं जस्ट कंसिडर ए पॉइंट है, लिक्विड ए है। नाउ दिस लिक्विड ए will give rise to fosterite plus of anorthite. This is the required equilibrium reaction at this point, isn't it? क्योंकि फोस्टेराइट अनॉर्थाइट को लेके तुम लिक्विड का कंपोजिशन डिफाइन कर सकते हो। उसके बाद और एक पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, ये देखो, ये बीच में, बीच में मुझे एक पॉइंट लेना है, ये P2E जो जा रहा है ना, ये वाले पॉइंट में मुझे टेंजेंट रूल लगा के यहाँ पे एट दिस पॉइंट, एट दिस पॉइंट हमारे पास फेजेस क्या है, सेम, रुको हम लिखते हैं, एंस्टाटाइट है, अनॉर्थाइट है, हाँ, लिक्विड है, बस, वेरी गुड। तो अभी मुझे बताओ, इंस्टाटाइट, अनॉर्थाइट एंड लिक्विड, इन तीनों में मुझे एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन लिखना है, तो क्या होगा वो इक्वेशन। वेरी गुड। यहाँ पे देखो, फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ वन टेंजेंट, यहाँ पे देखो हम टेंजेंट ड्रॉ कर लिए हैं। नाउ ये जो टेंजेंट है, लेट दिस लिक्विड कंपोजिशन टू बी लिक्विड एक्स। ओके, नाउ दिस लिक्विड एक्स इज बीइंग प्रोजेक्टेड ऑनटू द इंस्टाटाइट एंड अनॉर्थाइट, क्योंकि इंस्टाटाइट अनॉर्थाइट हमारे सिस्टम में है, इंस्टाटाइट अनॉर्थाइट लाइन, दिस इज द लिक्विड एक्स। एंड इफ आई जस्ट टेक द इंस्टाटाइट एंड अनॉर्थाइट कंपोजिशन, आई, सॉरी, आई विल, सॉरी, I will clearly define the existence of this liquid X. So this is the use of your tangent rule. Is everything clear? और हमारा, मेरा जो क्वेश्चन था, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि is there, okay, is there any other points or some region where if we just take any point that will not go to peritectic point P
rather move towards E, यूटेक्टिक पॉइंट। तो सिंपल सा यहाँ से हमारा एक ऑब्जर्वेशन आता है कि सर अगर आप बता रहे हैं कि द इनिशियल बोल्ट कंपोजिशन दैट विल जस्ट डिफाइन द फाइनल सॉलिड का कंपोजिशन क्या होगा, तो ये सिंपल सा बात है कि फाइनल यूटेक्टिक में अगर जा रहा है देन ये वाला रीजन ही होगा जिसमें हर एक पॉइंट पेरीटेक्टिक सॉरी यूटेक्टिक पॉइंट में जाएगा, क्योंकि यूटेक्टिक में कंपोजिशन देखो अनोर्थाइट है, इंस्टाटाइट है, क्वार्ज है। यहाँ पर देखो ये अनोर्थाइट, इंस्टाटाइट एंड क्वार्ज, ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल में कोई सा भी पॉइंट अगर आप लेते हैं इनिशियल बोल्ट कंपोजिशन देन दैट विल डेफिनेटली गो टू दिस यूटेक्टिक पॉइंट। बट माई क्वेश्चन इज, यहाँ पे जैसे ये पॉइंट ले लिए, तो यहाँ पे कोई और ऐसा पॉइंट्स हैं या फिर कोई छोटा सा रीजन है जहां पे इफ यू जस्ट टेक द बल्क कंपोजिशन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट और इन दैट रीजन दैट विल नॉट गो टू पेरीटेक्टिक but that will just leave the peritectic curve and that will go directly to the eutectic point, और ऐसे करके यूटेक्टिक जाए, ऐसे करके यूटेक्टिक जाएगा, जो पेरीटेक्टिक नहीं जाएगा। ये है मेरा क्वेश्चन। ठीक है, अभी चलते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके तरफ। ठीक है, नॉर्थाइट क्वार्ट्ज। अभी ये जो अभी हम देखेंगे दिस इज बेसिकली इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम देखते हैं। ये वाला डायग्राम तुम्हारा जीएसआई सिलेबस में है, दिस इज इन योर जीएसआई सिलेबस, बट अनफॉर्चुनेटली यू कैन नॉट फाइंड दिस डायग्राम, तुम्हारा विंटर में भी नहीं मिलेगा ये। इसमें है तुम्हारा, किसमें है, शायद दिस इज नॉट प्रेजेंट इन फिलपॉट्स ऑल्सो, फिलपॉट्स में भी नहीं है शायद। ये वाला बुक्स, ये वाला सिर्फ तुम्हें मोड्स में मिलेगा, MORSE। ये बुक हमारा ड्राइव में अपलोडेड है पहले से ही। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पहले क्या क्या है, और ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ना यहाँ पर देखो क्या क्या है, दिस इज पिजियोनाइट, यहाँ पर एक छोटा सा फील्ड है पिजियोनाइट, यहाँ पर इंस्टाटाइट है, ये फोस्टेराइट है, दिस इज SiO2 फोस्टेराइट सिलिका, दिस इज डायोक्साइड। सो दिस इज एक्चुअली ए डायोक्साइड फोस्टेराइट silica system, and this system is ideal that describes the formation of your basalt. Okay, basalt, and this represents the basaltic evolution trend। बासल्ट इवोल्यूशन ट्रेंड पता है सबको, बासल्ट, बासल्टिक अंडेसाइट, अंडेसाइट, डकाइट, रायोलाइट, दिस इज बेसिकली द basalt evolution trend। Okay, and this diagram very clearly defines the evolution of your basalt, you can see। और बासल्ट टेट्राहेड्रॉन हमको सबको पता है, बासल्ट टेट्राहेड्रॉन, जिसको पता नहीं है वो जाके देखो, बासल्ट टेट्राहेड्रॉन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बासल्ट टेट्राहेड्रॉन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज अल्बाइट, दिस इज नेफेलिन, दिस इज SiO2, दिस इज डायोक्साइड, sorry, this is fosterite, this is enstatite, this is diopside, and we are considering diopside, fosterite and silica, and this diopside, fosterite, silica, this side we are considering, and all everything. Okay, this is your, what is, this is your quartztholite, this is your, ये क्या है, ये तुम्हारा ओलिविन थोलियाइट, सॉरी दिस इज योर ओलिविन थोलियाइट, ओलिविन थोलियाइट, ये तुम्हारा है दिस इज अंडर सैचुरेटेड, दिस इज द प्लेन ऑफ सिलिका अंडर सैचुरेशन, दिस इज द प्लेन ऑफ सिलिका सैचुरेशन। ठीक है, ये तुम्हारा यहाँ पर तुम्हारा जो ओवर सैचुरेटेड जो रॉक है, ओवर सैचुरेटेड और सैचुरेटेड जो रॉक है, वहां पे तुम्हारा नॉर्मेटिव हाइपोस्टीन रहना जरूरी है। normative hyposcene is essential for the rocks, okay, for the basalt to be saturated or oversaturated। अंडर सैचुरेटेड में क्या है, नेफेलिन इज द नॉर्मेटिव मिनरल फॉर द अंडर सैचुरेशन। नॉर्मेटिव, नॉर्म एंड मोड के बीच में जो डिफरेंस है, आई विश एंड आई होप कि आप सब लोगों को पता होगा। ठीक है, ये बासाल्ट टेट्राहेड्रॉन इज वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट क्लास तुम देखो वहां पे थोड़ा बहुत बताए हैं हम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आते हैं। सो बेसिकली हमारा जो डायोक्साइड फोस्फेट सिलिका है दैट डिस्क्राइब्स द इवोल्यूशन ऑफ योर बासल्ट। ओके,
कैसे बासोल्ट इवोल्यूशन दिखाता है वो अभी हम थोड़ा बता देते हैं यहाँ पे। ये डायग्राम का टोपोलॉजी पहले मार्क कर लो। डायग्राम का टोपोलॉजी कैसा है, ये है, और थोड़ा जूम कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा दिखेगा। ओके, डायग्राम का टोपोलॉजी कैसा है, यहाँ ऊपर से ऐसे आ रहा है एक, इस साइड से एक आ रहा है ना, यहाँ पर ऐसा एक छोटा दो है, ठीक है। नाउ दिस इज एक्सपेरिमेंट, ऊपर क्या है, डायोक्साइड, दिस इज फॉस्फेराइट, दिस इज सिलिका, in between this is your enstatite, because phosphorite and silica they just show one peritectic relationship. Diopside silica eutectic and diopside phosphorite they are also eutectic. Simple, these are the corresponding eutectic points, ठीक है। ये तुम्हारा पेरिटेक्टिक पॉइंट हो गया। तो यहां पे क्या होता है कि दिस इज 1 atm प्रेशर। नाउ व्हेन इन मैग्मा चैम्बर में क्या होता है, दिस इज नॉन 1 atmospheric प्रेशर, दिस इज द प्रेशर इज वेरी हाई, एंड इफ यू इंक्रीज द प्रेशर मे बी टू 5 किलोबार, देन ये जो तुम्हारा टोपोलॉजी है वो चेंज कैसे होता है। नाउ दिस चेंजेस टू दिस मच, एंड ये जो पूरा फील्ड होता है, ये फील्ड पूरा वेनिश करके सिर्फ एक ही लाइन रहता है, एंड ये जो लाइन है दिस रिप्रेजेंट्स द बासोल्ट एंड दिस रिप्रेजेंट्स द रायोलाइट। दिस इज बासोल्ट, बासोल्टिक अंडेसाइट, अंडेसाइट, डाकाइट, rhyolite. This is basically the basalt evolution trend, and the formation of your different basalt and its differentiation from basalt to rhyolite, that is being clearly indicated by the diopside, phosphorite and silica system. Okay, and this diopside, phosphorite, silica, this is also present in the basalt tetrahedron. Okay, so this is the background or the backbone of this idea of this phase diagram. That's why it is important. I have previously already told you that the formation of your basalt and formation of your granites, ये दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज basalt is considered to be the primary magma and granite is more abundantly available to us. ओके, इन कॉन्टिनेंटल, हमारा जो बोलते हैं ना कॉन्टिनेंट का, उसका कोर में क्या होता है, दैट इज ग्रेनिटिक टू ग्रेनोडायोरिटिक कंपोजिशन। कहां पर जाओ देखो यहाँ ग्रेनिटिक प्लूटोनिज्म है, आई टाइप, सीमा टाइप ऑफ ग्रेनाइट, एस टाइप, आई टाइप, एम टाइप, ए टाइप, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेनाइट्स आर प्रेजेंट। बासोल्ट कहाँ मिलते हैं, बासोल्ट बेसिकली डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन में मिलते हैं, एमओआर है, ओआईबी है, ओएटी है, ओसेन आइलैंड थोलिटिक, ओआईबी, ओसेन आइलैंड बासोल्ट। ओके, तो ये सब बासोल्ट्स हमारे पास बहुत सारे हैं, एंड डायरेक्टली वोल्केनिज्म जब होता है ना, डायरेक्टली फ्रॉम द एस्थेनोस्फीयर वी कैन असेस द मैग्मा, एंड वी आर सीइंग इन आवर ह्यूमन नेकेड आइज, हम देख रहे हैं कि दिस इज एक्चुअली द बासोल्टिक कंपोजिशन वी आर गेटिंग फ्रॉम द एस्थेनोस्फीयर। सो दिस इज द एविडेंस दैट द प्राइमरी मैग्मा इज कंसिडर्ड टू बी द बासोल्ट। ओके, एंड ये देखो ये वाला डायग्राम भी हम एस्टेब्लिश कर लिए, जो कि तुम्हारा बासोल्ट से रायोलाइट तक तुम्हारा पूरा डिफरेंशिएशन पाथ भी दिखा रहा है। ग्रेनाइट का इक्विवेलेंट तो रायोलाइट है, इजंट इट। चलो अभी हम फेज डायग्राम में आते हैं, तो इसमें क्या क्या है पहले देख लेते हैं। दिस इज फोस्टेराइट, दिस इज द प्राइमरी फील्ड ऑफ फोस्टेराइट, दिस इज द प्राइमरी फील्ड ऑफ टू लिक्विड, दिस सिस्टम इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट को हम कंसिडर ही नहीं करेंगे, दिस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ओके, सो हम जितना भी देखेंगे सिर्फ इस साइड इतना ही हम देखेंगे, ठीक है। यहां पर आर पॉइंट है, टी पॉइंट है, क्यू है, एस है, यहां पर यू कैन सी यहां पर एक एम डैश है, एम है, एम एंड एम डैश, एंड इन दिस पॉइंट, एट दिस पॉइंट यू कैन सी कि यहां पे क्या है, यू कैन सी यहाँ पे रिएक्शन उस साइड जा रहा है, रिएक्शन इस साइड आ रहा है, इजंट इट। यहां से देखो ये इस साइड जा रहा है, ये इस साइड जा रहा है, तो व्हाट डज दिस मीन, दिस मीन these are representing thermal boundary or thermal high. All of you know the trachyte problem. बासोल्ट टेट्राहेड्रॉन में ये तुम्हारा नेफेलिन है, ये तुम्हारा सिलिका है, ये तुम्हारा डायोक्साइड है, ये तुम्हारा अल्बाइट है, isn't it? तो ये जो बैक साइड ऑफ द बासोल्ट टेट्राहेड्रॉन, इट इज ऑल्सो एक्सपीरियंसिंग वन थर्मल हाई, एंड दिस इज कॉल्ड योर ट्रैकिटिक प्रॉब्लम, ठीक है। थर्मल हाई एक कॉन्सेप्ट यहां पे आएगा।
तो उसको छोड़ देते हैं। तो हमारा बेसिकली यहाँ पर मोटो होगा कि एक पर्टिकुलर पॉइंट में हम रिएक्शन कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो इन दिस केस कैन एनीवन टेल मी दैट व्हिच पॉइंट विल बी द यूटेक्टिक पॉइंट? अभी हम देखेंगे, कहीं पर देखेंगे जहां पर हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 हो जाता है तो वहां पे वो तुम्हारा यूटेक्टिक और पेरिटेक्टिक होगा। और हमेशा याद रखना, between eutectic point and peritectic point, eutectic point represents the lowest point where your degree of freedom becomes 0, and peritectic point इसका टेम्परेचर eutectic टेम्परेचर से ज्यादा होगा। Okay, if someone asks that what is the lowest invariant point in a peritectic phase diagram, then your answer will be, it will be the eutectic point, not the peritectic point, because peritectic होने के बाद it will come to the eutectic point, and eutectic is the lowest invariant point. Okay, हो रहा है सबको? अभी यहाँ पे फेज डायग्राम में हर एक पॉइंट में हम रिएक्शन लिखते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे क्या क्या है मैं दिखा देता हूँ। ये तुम्हारा फोस्टेराइट है, यहाँ पे तुम्हारा पिजियोनाइट फील्ड है, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा बहुत। यहाँ पे तुम्हारा पिजियोनाइट फील्ड है, यहाँ पर देखो, दिस इज योर पिजियोनाइट, इजंट इट? दिस इज फोस्टेराइट, ओके, दिस इज फोस्टेराइट, यहाँ पे तुम्हारा पिजियोनाइट है। ये क्या है बे? फोस्टेराइट डाइऑक्साइड सिलिका, सॉरी, रिवाइज्ड बाय कुरोशियो, एंड ऑफ द चैप्टर, छोड़ो कोई दिक्कत नहीं। ये तुम्हारा है डाइऑक्साइड, ये तुम्हारा है पिजियोनाइट, पिजियोनाइट का फील्ड यहाँ पे आ रहा है। दिस इज योर एंस्टाटाइट, दिस इज फोस्टेराइट। ये पी आर क्या है बे? अरे किसी को पता है ये पी आर क्या है? हेलो, बताओ ये पी आर क्या है? हाँ, सो एस एस तो लिखा हुआ है सॉलिड सॉल्यूशन, बट व्हाट इज दैट पी आर? लेट मी जस्ट चेक। हाँ, इसमें हमारा मेन मोटो है कि हम रिएक्शन कैसे लिखेंगे, पहले फेज निकालेंगे उसके बाद रिएक्शन लिखेंगे, यही हमारा ऑब्जेक्टिव है। अरे यहाँ पे तो हम लिखे ही नहीं है। अरे पी आर क्या है? वो तो पिजियोनाइट हो गया, वो डाइऑक्साइड हो गया, या फोस्टेराइट हो गया। पिजियोनाइट, पिजियोनाइट है, फोस्टेराइट है, एंस्टाटाइट यहाँ पर है, सिलिका है, एंस्टाटाइट सिलिका बीच में, ये पी आर क्या है? अरे बुक देखना पड़ेगा, पी आर क्या है बे? थोड़ा सोचो सोचो, पी आर क्या हो सकता है? ये वाला बुक भी तो मेरे पास नहीं है। अरे यार, गड़बड़ हो गया। फोस्टेराइट डाइऑक्साइड सिलिका, दिस इज ट्रिमोनाइट। अरे ये एंस्टाटाइट है यार। अरे यार, ये एंस्टाटाइट ही है, ये एंस्टाटाइट का फील्ड है ना, ये एंस्टाटाइट है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी हमारा काम ये है कि हमें इक्वेशन लिखना है। फर्स्ट चीज हमें इक्वेशन लिखना है, सॉरी फर्स्ट चीज इक्वेशन नहीं, फर्स्ट चीज हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है। उसके बाद व्हाट एवर द फेजेस आर एसोसिएटेड, उनके पास इक्वेशन अभी हमें लिखना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे कोई सा भी एक बॉल कंपोजिशन छोड़ो, अभी एक पॉइंट लेते हैं डायरेक्ट। पहले पॉइंट्स लेंगे, ठीक है, पहले पॉइंट लेंगे, उसके बाद
तुम्हारा लाइन और कर्व लेंगे, ठीक है। तो ये आर पॉइंट, 8 पॉइंट आर, 8 पॉइंट आर, आर पॉइंट में डिग्री ऑफ फ्रीडम अभी हमें निकालना है, ठीक है। आर पॉइंट में कैसे निकालेंगे, लिक्विड भी होगा सॉलिड भी होगा, कैसे निकालेंगे, कोई सा बोल के कंपोजिशन लेना पड़ेगा। चलो ठीक है, लिक्विड आर में कौन कौन सा फेजेस अवेलेबल है ये बताओ। यहाँ पे देखो, आराम से, कंफ्यूज नहीं होना है। आर पॉइंट में यू कैन फाइंड आउट, ये जो आर पॉइंट है, दिस इज टचिंग द प्राइमरी फील्ड ऑफ पिजियोनाइट, दिस इज टचिंग द प्राइमरी फील्ड ऑफ डायोक्साइड, दिस इज टचिंग द प्राइमरी फील्ड ऑफ, ये किसका प्राइमरी फील्ड है, फोस्टेराइट, हाँ फोस्टेराइट, ओके। दिस इज, यहाँ पर देखो आर पॉइंट जो है, आर पॉइंट में फेजेस क्या क्या है तुम्हारा, एक है पिजियोनाइट है, पिजियोनाइट है, फोस्टेराइट है, डायोक्साइड है, एंड लिक्विड कंपोजिशन लेट लिक्विड आर है, ठीक है, लेट लिक्विड आर है। तो यहाँ पे इफ यू जस्ट वांट टू फाइंड आउट, क्या निकालेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं। एफ पी प्लस ऑफ एफ इज इक्वल टू सी प्लस ऑफ 1, तो फेज हमें कितना मिल गया, 1 2 3 4, 4 फेजेस, प्लस ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है, component 3 plus of 1, so this is f is equal to 0, that means this is one invariant point, and in this case तुम देख सकते हो कि this is 1385, 1385, and this टी पॉइंट का टेम्परेचर देखो 1373, सो यहां पर एक इनवेरिएंट पॉइंट आर है, यहां पर एक इनवेरिएंट पॉइंट टी है, तो दिस इज योर पेरिटेक्टिक पॉइंट and this is your eutectic point because this is further lowest temperature, ठीक है, दिस इज फर्दर लोएस्ट टेम्परेचर। यहां पे अभी हमें क्या करना है, वी हैव टू राइट डाउन द इक्वेशन, इक्विलिब्रियम इक्वेशन, ठीक है। हमारे पास क्या है, पिजियोनाइट है, फोस्टेराइट है, डाइऑक्साइड है, एंड लिक्विड आर है। तो यहां पे इक्वेशन क्या होगा, कोई बताओ मुझे, देवाशीष। लिक्विड इज इक्वल टू पिजियोनाइट प्लस ऑफ फोस्टेराइट प्लस ऑफ डायोक्साइड। अभी देखते हैं होता है कि नहीं। लिक्विड यहाँ पे हमारे पास कितना फेजेस हैं, पिजियोनाइट फोस्टेराइट डायोक्साइड लिक्विड है, तो ये है पिजियोनाइट, ये हमारे पास है पिजियोनाइट, और क्या है, फोस्टेराइट भी है, डायोक्साइड किधर है, यहाँ तुम्हारा डायोक्साइड है, एंड लिक्विड है, ये तुम्हारा लिक्विड है। इफ वी जस्ट ड्रॉ वन ट्राइंगल, तो ये तो बाहर जा रहा है भैया जी, ये इक्वेशन तो नहीं हो पाएगा फिर। ओके, योर इक्वेशन इज फोस्टेराइड प्लस ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू डायोक्साइड प्लस ऑफ पिजियोनाइट। इसको देखते हैं कैसे होता है, फोस्टेराइड प्लस ऑफ लिक्विड, दिस इज फोस्टेराइड एंड दिस इज योर लिक्विड। now fosterite and liquid, if you just draw one line, and another dioxide plus of pigeonite, okay, this might be one equilibrium reaction at point R. Devasis, getting the point, at R point, this is at R point, okay, सिंपल। सबको यहाँ पे बोलना है, अभी तुम शुभम थावरे बोलोगे, ठीक है, शुभम तुम बोलोगे। अभी तुम बताओ, एट टी पॉइंट हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है, पी प्लस ऑफ एफ इज इक्वल टू सी प्लस ऑफ 1, तो ये टी पॉइंट में फेज कितना है ये मुझे बताओ। डायोक्साइड एंड क्रिस्टोलाइट, ओके, फेज कितना हो गया डायोक्साइड, ये फेज कितना हो गया डायोक्साइड
पिजियोनाइट, देन क्वार्ज एंड योर लिक्विड टी। तो फेज हो गया 4, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है, कंपोनेंट 3+1। देन ये भी तुम्हारा डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 हो रहा है, दैट इंप्लाइज दिस इज वन इनवेरिएंट पॉइंट। ठीक है, ये भी एक इनवेरिएंट पॉइंट हो रहा है। चलो देखते हैं, तो इसमें इन चारों में से एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन क्या होगा, इक्वेशन क्या बन सकता है। दिस इज पिजियोनाइट, दिस इज डायोक्साइड, दिस इज सिलिका, और दिस इज पिजियोनाइट, दिस इज पिजियोनाइट, दिस इज सिलिका, दिस इज डायोक्साइड, और क्या है, दिस इज लिक्विड। सो यहां पे रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन फिट बैठेगा बताओ। ओके, डाइऑक्साइड प्लस ऑफ लिक्विड, ये तुम एक ड्रॉ कर दिया स्ट्रेट लाइन, डाइऑक्साइड प्लस ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू पिजियोनाइट प्लस ऑफ क्रिस्टोबलाइट। कैसे हो रहा है ये, मुझे तो नहीं लग रहा है कहीं पे क्रॉस कट भी नहीं हो रहा है, टर्मिनल भी नहीं हो रहा है, पेरिटेक्टिक भी नहीं हो रहा है। देन हाउ इट विल जस्ट हैपन, हाउ यू आर जस्ट मेकिंग द इक्विलिब्रियम रिएक्शन। शुभम, ये कौन, और शुभम तुम तो बता दोगे यार। मीर साहब तुम बताओ। Liquid is equal to dioxide plus of pigeonite plus of quartz. शो लेट अस सी कि ये हो रहा है कि नहीं, देखते हैं अभी। ठीक है, यहाँ पे डाइऑक्साइड, पिजियोनाइट, क्वार्ज अगर हम करते हैं, दे हाँ ये हो रहा है, दिस इज वन टर्मिनल रिएक्शन, लिक्विड का कंपोजिशन अंदर है, तो लिक्विड इज इक्वल टू डाइऑक्साइड प्लस ऑफ पिजियोनाइट प्लस ऑफ क्वार्ज, बिकॉज वी आर कंसिडरिंग क्रिस्टलाइजेशन, सो दिस इज द रिएक्शन एंड दिस इज वन टर्मिनल रिएक्शन, this is one terminal reaction, this is one your tie line flip reaction, टाई लाइन फ्लिप रिएक्शन बोल सकते हैं या फिर क्रिस क्रॉस रिएक्शन बोल सकते हैं। अभी आते हैं क्यू एंड एस पॉइंट में। अभी ये बताएगा नंदन ज्योति फुकौन, नंदन यू हैव टू टेल ये क्यू पॉइंट में डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, 8 पॉइंट क्यू, पी प्लस ऑफ एफ इज इक्वल टू सी प्लस ऑफ 1 जो है, यहाँ पे फेज कितना है डॉक्टर नंदन, कितना है, 4 है, क्या क्या है, फोस्टेराइट, पिजियोनाइट, एंस्टेटाइट, लिक्विड, फोस्टेराइट, पिजियोनाइट, एंस्टेटाइट, लिक्विड। तो ये भी एक तुम्हारा इनवेरिएंट पॉइंट हो रहा है रे, यहाँ पे P प्लस ऑफ एफ इज इक्वल टू सी प्लस, फेज कितना हो गया तुम्हारा 4, डिग्री ऑफ फ्रीडम C प्लस ऑफ 1, दिस इज ऑल्सो एफ इज इक्वल टू 0, दिस इज ऑल्सो डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 0, दिस इज ऑल्सो वन इनवेरिएंट पॉइंट। इंटरेस्टिंग, कितना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। चलो ठीक है, तो इसमें हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, व्हाट विल बी द इक्विलिब्रियम इक्वेशन इन दिस केस। नाउ फोस्टेराइट इज हियर, पिजियोनाइट इज हियर, एंस्टेटाइट इज हियर, and liquid is also here, so what will be the reaction in this case। Pigeonite is equal to fosterite plus of enstatite plus of liquid, so if you just draw a triangle तो ये हो जा रहा है, पिजियोनाइट अंदर है, तो पिजियोनाइट that will give rise to fosterite, enstatite and liquid, this is one correct answer। देन उसके बाद आ जाता है पॉइंट एस में, तो ये हमारा जो नया स्टूडेंट है क्या बोलते हैं, देविस्त, यहाँ पे तुम बताओ P प्लस ऑफ एफ इज इक्वल टू सी प्लस ऑफ 1, यहाँ पे फेज कितना है 8 पॉइंट एस,
क्वार्ज है, दैट इज इंस्टाटाइट, हाँ, दिस इज इंस्टाटाइट। दिस इज पिजियोनाइट भी है, क्या है, पिजियोनाइट है, इंस्टाटाइट है, और क्या है, क्वार्ज है, लिक्विड है। देन यहाँ पर भी 4 एफ, दिस इज, देन दिस इज योर डिग्री ऑफ फ्रीडम इज ऑल्सो 0। सो यहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या बनेगा? क्या हुआ, डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड नहीं, पिजियोनाइट है, सॉरी, पिजियोनाइट प्लस ऑफ इंस्टाटाइट, हाँ, पिजियोनाइट प्लस ऑफ इंस्टाटाइट प्लस ऑफ क्वार्ज, that will give rise to your liquid S. Now pigeonite, instatate, quartz. This is your pigeonite, this is your instatate, this is your quartz. You are drawing one triangle like this, and liquid composition is falling outside. Yes, it will be a cross reaction. So what will be the reaction? This is wrong. Instatate plus of liquid. Yes, that will be pigeonite plus of quartz. All of you are getting at this point, at point S, this is the reaction, because instatatite plus of liquid T, that will give rise to pigeonite plus of quartz. This is also one crisscross reaction. So it is getting simpler ना, सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, अभी हम देखते हैं एक पॉइंट में, पॉइंट नहीं, एक पर्टिकुलर कर्व के ऊपर देखते हैं हाउ दिस इज हैपनिंग। ठीक है, अभी एक पर्टिकुलर कर्व के ऊपर देखते हैं, तो ये वाला कर्व के ऊपर देखते हैं, पिजियोनाइट जो है ना, इसके ऊपर देखते हैं, ये वाला पॉइंट में, ये वाला पॉइंट में, लेट दिस पॉइंट, इसको हम ले लेते हैं, दिस इज पॉइंट ए। ठीक है, तो ए पॉइंट में फेजेस कितने हैं? वी हैव टू फाइंड आउट डिग्री ऑफ फ्रीडम ना, पी प्लस ऑफ एफ इज इक्वल टू सी प्लस ऑफ 1। यहाँ पे फेज क्या क्या फेज है ऑन दिस लाइन? फोस्टेराइट है तुम्हारा, पिजियोनाइट है, लिक्विड भी है कि नहीं, बिकॉज क्रिस्टलाइजेशन इज स्टिल गोइंग ऑन। तो हमारे पास क्या है, फोस्टेराइट है, पिजियोनाइट है, एंड लिक्विड है। तो P अगर हो गया 3, डिग्री ऑफ फ्रीडम, दिस इज C प्लस ऑफ 1, दिस इज 3 प्लस ऑफ 1। नाउ यू कैन सी दिस डिग्री ऑफ फ्रीडम इज गोइंग टू 1। दिस इज यूनिवेरिएंट लाइन, इजंट इट? हमेशा याद रखना, इनवेरिएंट जो तुम्हारा होता है, इनवेरिएंट हमेशा एक पॉइंट होता है, यूनिवेरिएंट जो होता है, यूनिवेरिएंट ये तुम्हारा एक लाइन और कर्व होता है, एंड बाई वेरिएंट जो तुम्हारा है, दिस इज एक फील्ड होता है। ठीक है, इनवेरिएंट, यूनिवेरिएंट एंड बाई वेरिएंट। हाँ, यहाँ पे एक लिक्विड भी होगा ना, at this a point, you can see na, at this point it is touching the primary field of this fosterite and primary field of pigeonite. Now dioxide अभी सिस्टम में आया नहीं है, if it will go to this point, then dioxide will come into the system, isn't it? कि दिक्कत है? हाँ हाँ, ये एक्चुअली ये डायग्राम कहीं पर मिलता नहीं है, ये मैं फोन पे फोटो खींच के लेके आया हूँ। चलिए, नो प्रॉब्लम। अच्छा नहीं, दिस इज एक्चुअली वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम। तुम इफ यू जस्ट वांट ना, तो ये एक तुम्हारा पेरिटेक्टिक सिस्टम है, ये एक तुम्हारा पेरिटेक्टिक सिस्टम है। नाउ विद इन दिस पेरिटेक्टिक सिस्टम यू आर गेटिंग टू थर्मल हाइज, और उसके बाद इफ यू जस्ट कंसिडर द क्वाड सिस्टम ना, ये वाला जो टू लिक्विड सिस्टम, टू लिक्विड फील्ड है, इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। दिस इज बेसिकली, दिस इज नॉट एक्चुअली, दिस इज टॉर्नरी डायग्राम एक पार्ट है, इसके पीछे इफ यू कंसिडर इन द क्वार्टरनरी ना,
इसके पीछे बहुत सारा कॉम्प्लिकेशंस है जो हम नहीं बताएंगे। ये बेसिकली क्या है कि हमें भी बताया गया है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, एंड मेरा इसमें थोड़ा इंटरेस्ट था। इसका डायग्राम भी मेरे पास है कि हाउ इट विल, अभी एक कंपोनेंट ऐड कर देंगे ना तो ये कैसे दिखेगा। ये टू लिक्विड जो फील्ड है ना, ये जो टू लिक्विड फील्ड है, ये धीरे धीरे श्रिंक करेगा, धीरे 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 श्रिंक करेगा। इसका डायग्राम है, मैं कभी दिखाऊंगा तुम लोगों को, बट दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट फ्रॉम आवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी हमारा रिएक्शन क्या होगा, फॉस्फेराइट, पिजियोनाइट एंड लिक्विड। दिस इज फॉस्फेराइट, दिस इज पिजियोनाइट एंड दिस इज लिक्विड। रिएक्शन क्या होगा बताओ। खिराब दी, यू कैन ऑल्सो ट्राई। अरे हर हर कोई ट्राई कर सकता है, ऐसा नहीं कि उसको बोले हैं तो वही बताएगा। रूल्स को पहले याद रखो, ठीक है। जो हमारा यूनिवेरिएंट लाइन आ जाता है उसको डिफाइन, उसमें इक्वेशन लिखने के लिए हम टेंजेंट रूल का अप्लाई करते हैं, है कि नहीं। बिकॉज ये कर्व के ऊपर एक इंस्टेंटेनियस पॉइंट, इसको अगर तुम प्रोजेक्ट करोगे तभी ना तुम्हें मिल पाएगा इसका मतलब ओवरऑल पोजीशन कहाँ पर है। इफ यू ड्रॉ वन टेंजेंट एट दिस पॉइंट, ये तुम्हारा टेंजेंट हो गया। नाउ इसके साथ एसोसिएटेड क्या है, फोस्टेराइट एंड पिजियोनाइट। सो यू जस्ट एक्सटेंड वन लाइन connecting फोस्टेराइट एंड पिजियोनाइट। नाउ यू कैन सी दिस इज योर फोस्टेराइट, this is your pigeonite, and this is your liquid composition, liquid A, because we are considering the A point. This is liquid A. Now I can simply write down peritectic एक relation हो गया फोस्टेराइट plus of liquid A that will give rise to pigeonite. This is the associated reaction at this point, isn't it? वही वाला आर टी में करेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट डायग्राम में इसमें करेंगे, आर टी में करेंगे, अलोंग आर टी। क्यू आर में हो गया, एस टी में करेंगे, आर टी में पहले कर लेते हैं। आर टी में एक ये बीच वाला पॉइंट में करेंगे, तो अलोंग अलोंग आर टी, लेट यहां पर एक पॉइंट देते हैं, दिस इज पॉइंट बी। सो यहाँ पे जो लिक्विड होगा दैट विल बी लिक्विड बी। तो यहाँ पे हमारा P प्लस ऑफ एफ इज इक्वल टू C प्लस वन है। यहाँ पे फेज क्या क्या एसोसिएटेड है खिराब दी, यहाँ पे कौन कौन सा फेजेस एसोसिएटेड है। Very good. This is diopside, pigeonite, and liquid. Now, three phases, degree of freedom we have to calculate, three component, and this is degree of freedom is your one. This is also one univariant line. Okay, अभी ये यूनिवेरिएंट लाइन में अभी हमें एक इक्वेशन लिखना पड़ेगा। सो किराबी तुम ही बताओ व्हाट विल बी द इक्वेशन। इक्वेशन लिखने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद देखना पड़ेगा कि हमारा जो तीन फेजेस एसोसिएटेड है इसमें, तो कहाँ पे प्रोजेक्ट हो रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन दैट हमारा रिएक्शन बनेगा, है कि नहीं। तो अगर आर टी में तुम टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो ये सिंपल ऐसा जाएगा। और इसके साथ खैर आप भी बताओ, मैं ही बोल रहा हूँ। अभी तुम्हारा डायोक्साइड कहाँ है और पिजोनाइट कहाँ है ढूंढो। ये तुम्हारा डायोक्साइड है, ये तुम्हारा पिजोनाइट है, लिक्विड कंपोजिशन बीच में आ रहा है। सो यहाँ पे तुम डायरेक्ट लिख सकते हो डायोक्साइड प्लस पिजोनाइट इज इक्वल टू लिक्विड। बट दिस equation is good when you are considering melting, but we are considering crystallization. So the equation will be liquid will give rise to dioxide plus a pigeonite. Remember these things, this is for your crystallization.
ओके, अभी हम क्या बोल रहे हैं, वी आर कंसिडरिंग क्रिस्टलाइजेशन ना, तो लिक्विड से हमारा सॉलिड बनेगा, सॉलिड से तो लिक्विड नहीं बनेगा। सॉलिड से लिक्विड कब बनेगा, व्हेन वी आर कंसिडरिंग मेल्टिंग। वेरी गुड। उसके बाद अभी कौन एक, अरे खत्म हो गया, इसी पॉइंट में ही बनाना पड़ेगा फिर। रुको हम थोड़ा ज्वाइन कर लेते हैं, एक इसको कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और एक भी है ना, और एक भी पॉइंट है। चलो, इस पॉइंट में अभी हमारा देखना है टी आर में करना है एलोंग एस टी एंड क्यू आर, ये दो ही हमारा अभी बाकी रह गया है। अभी कौन बाकी है, किसको पूछेंगे, नंदन हो गया, सिंह, प्रशांत तुम बताओ, प्रशांत। ओके, अभी तुम बताओ, एलोंग एस एन टी, ये हम बताएंगे एलोंग एस टी लाइन और एस टी कर्व। एस टी में एक पॉइंट हम लेते हैं, ये वाला पॉइंट, लेट दिस पॉइंट टू बी सी पॉइंट। ओके, तो अभी तुम मुझे बताओ, पी प्लस ऑफ एफ इज इक्वल टू सी प्लस ऑफ वन में यहाँ पे फेज कितना है। पीजियोनाइट है, वेरी गुड। ओके, क्वार्ज है, और लिक्विड सी है। तीन फेज हैं, थ्री फेजेस, डिग्री ऑफ फ्रीडम थ्री प्लस ऑफ वन, तो हमारा ये भी डिग्री ऑफ फ्रीडम वन निकल रहा है। दिस इज ऑल्सो वन यूनिवेरिएंट लाइन और यूनिवेरिएंट कर्व। तो अभी इक्वेशन बताओ क्या होगा। पहले तो तुम्हें टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा भाई, भूलना नहीं है। तो ये होगा तुम्हारा टेंजेंट। हमारे पास और जो फेजेस क्या है, ये है तुम्हारा पिजियोनाइट, ये है तुम्हारा क्वार्ज, तो लाइन ड्रॉ कर दो। अभी ये हो गया तुम्हारा पिजियोनाइट, ये हो गया तुम्हारा लिक्विड सी, ये हो गया तुम्हारा क्वार्ज, तो इक्वेशन क्या बनेगा। वेरी गुड, लिक्विड इज इक्वल टू पिजियोनाइट प्लस ऑफ क्वार्ज, बिकॉज वी आर कंसिडरिंग क्रिस्टलाइजेशन। मेल्टिंग होगा तो पिजियोनाइट प्लस ऑफ क्वार्ज, दैट विल गिव राइज टू लिक्विड। ओके, एंड आई डोंट थिंक कि ये वाला भी करना पड़ेगा अभी, सो मे बी दिस इज। और ये अगर तुम्हारा क्वेश्चन आता है तो बेसिकली ऐसा, ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो सिंपली तुम्हें ये ए बी सी डी करके दे देगा, तो वहां से तुम्हें डिटरमाइन करना है कि कौन सा तुम्हारा यूटेक्टिक है, कौन सा पेरिटेक्टिक है, कौन सा कोटेक्टिक कर्व है, कौन सा यूनिवेरिएंट है, बाइवेरिएंट है। बाइवेरिएंट तो फील्ड ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्लास खत्म होता है, टोटल इग्नियस। तो लास्टली हम यही बोलेंगे कि थैंक यू, एंड जो लास्ट क्लास नहीं देखे हैं, कोई सा क्लास भी नहीं देखे हैं, तो वो जाके वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू, एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन आस्क राइट नाउ। थैंक यू।